comes into play when a body slides over the surface of another body is called sliding friction. तो जैसे मान लीजिए एक कोई ग्राउंड है और ग्राउंड की सरफेस है, या मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल के ऊपर ही कोई एक चीज़ फिसलती हुई जा रही है दूसरी चीज़ के ऊपर से। तो जब एक चीज़ स्लाइड करती हुई फिसलती हुई दूसरी चीज़ के ऊपर से जाती है तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है उस फ्रिक्शन फोर्स को हम बोल देते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन की। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। हाँ, ये तो सारा हो गया था। आप पेज नंबर 37 पर आए, 37 यहाँ पर, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो जब कोई एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती हुई यानी कि लुढ़कती हुई जाती है, गोल गोल ऐसे घूमती हुई जाती है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स काम करती है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जो स्लाइड करती हुई जाए उस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, जो रोल करती हुई जाए उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। दो हो गया। उसके बाद ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज़ स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम ये कहते हैं कि हाँ, जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में कम होता है। तो जहाँ पर भी फ्रिक्शन कम होगा हमको ये दिखाई देगा कि फ्रिक्शन जो है वो जहाँ पर कम है वहाँ पर ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हम ही हमने मतलब अपना जो भी शूज़ वगैरह पहन रखे हैं और हम वो पहनकर और हम मतलब स्लिप करते हुए कोशिश करें स्लिप करते हुए चलने की, तो हमें चलने में बड़ी दिक्कत आएगी। और वहीं हम क्या करें कि नीचे रोलर्स लगा दें यानी कि स्केट्स पहन लें, तो तब जब हम चलेंगे तो हमको चलने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, तो इसलिए मोशन आसान होता है रोलिंग फ्रिक्शन का। तो देखिएगा, व्हेन अ व्हील रोल्स विदाउट स्लिपिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन द सर्फेसेस एट कॉन्टैक्ट डू नॉट रब ईच अदर। तो पहला पॉइंट इसमें ये है, व्हेन अ व्हील रोल्स विदाउट स्लिपिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जब कोई व्हील है वो किसी सरफेस पर, किसी प्लेन पर वो स्लिप नहीं होता है, तो जब स्लिप नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि रबिंग नहीं हो रही है, आपस में वो घिस नहीं रहे हैं। तो द सर्फेसेस एट कॉन्टैक्ट डू नॉट रब ईच अदर। तो जो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में हैं वो एक दूसरे को रब नहीं कर रही है, पहली चीज़। दूसरा, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द व्हील विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन इज ज़ीरो इफ देयर इज नो स्लिपिंग। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द व्हील विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। तो आप ये देखिएगा कि जैसे हमने ये कहा कि यहाँ पर प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर ये व्हील है, ठीक है। तो ये व्हील यहाँ पर, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बहुत ज़्यादा देर तक घिसता है इसके ऊपर? ऐसा तो नहीं है ना कि ये व्हील ऐसे ही रखा हुआ और ये ऐसे ही घिसता हुआ ऐसे ही घिसकता हुआ जा रहा है, नहीं ना। तो ये अगर मान लीजिए ये आया तो ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये मुश्किल से 1 माइक्रो सेकेंड के लिए उस पर टच रहा या 1 नैनो सेकेंड के लिए टच रहा और फिर आगे चला गया, फिर अगला हिस्सा टच में आया, फिर अगला हिस्सा टच में आया, फिर अगला हिस्सा टच में आया, तो स्लिपिंग कहीं पर हो ही नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी वो ना के बराबर है, बिल्कुल ख़त्म है एक तरह से। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि एफर्ट्स ज़्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे। हम ये कहते हैं कि जब कभी मान लीजिए हमारे ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, वो फोर्स कैसा है? एक फोर्स इधर से लग रहा है कोई 5 न्यूटन का और हम फोर्स लगा रहे हैं 8 न्यूटन का। तो हमारा जो 8 न्यूटन का फोर्स है उसमें से 5 न्यूटन का फोर्स तो वो जो अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा है उसी को ओवरकम करने में खर्च होता जा रहा है। तो बचा कितना? 3 न्यूटन। तो हम रिलेटिवली 3 न्यूटन की फोर्स से हम किसी एक बॉक्स को आगे पुश कर पाएंगे। ऐसा रोलिंग फ्रिक्शन के केस में नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन के केस में क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो जो सरफेस पर जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है व्हील का, ये मुश्किल से 1 माइक्रो सेकेंड के लिए टच होता है। तो जब ज़्यादा देर तक वो कांटेक्ट में है ही नहीं, तो जब ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन नाम की यहाँ पर चीज़ नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी होगी नहीं। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम परेशान करेगा आपको मोशन में। उसके बाद तीसरा देखिए, देयर इज़ नो स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन इन सच एन आइडियल सिचुएशन। तो हम ये कहेंगे कि ऐसी आइडियल सिचुएशन में कोई भी स्लाइडिंग होगी ही नहीं, है ना। लेकिन थोड़ी बहुत स्लाइडिंग होती है, बहुत मामूली सी स्लाइडिंग होती है। इसी वजह से जब हम अपना साइकिल चलाते हैं या अपना स्कूटर चलाते हैं तो कुछ सालों के बाद हम ये देखते हैं, तो कुछ साल बीत जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि टायर जो थोड़ा थोड़ा घिस गया, ठीक है। तो वो घिसता क्यों है?
क्योंकि कांटेक्ट में आने के साथ बहुत मामूली से स्लाइडिंग भी होती है उसमें। लेकिन आइडियल सिचुएशन में अगर देखा जाए, आइडियल सिचुएशन जो कि सिर्फ लैब में होती है और कहीं नहीं होती, तो आइडियल सिचुएशन में अगर देखा जाए तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है। रोलिंग फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं होता। अगला देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, वी नीड टू ओवरकम रोलिंग फ्रिक्शन ओनली विच इज़ मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हमें सिर्फ और सिर्फ रोलिंग फ्रिक्शन को ही ओवरकम करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। ठीक है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में बहुत ज़्यादा फोर्स है जिसको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पूरा ही जो एरिया है, मान लीजिए एक बॉक्स रखा हुआ है, तो वो जो पूरा का पूरा एरिया है वो पूरे के पूरे फ्लोर के साथ में टच में है। ठीक है ना, तो उनकी पूरी की पूरी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, उस रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसको, मतलब पूरा जो फोर्स है उसको ओवरकम करके आप किस वेलोसिटी के साथ जाएंगे, वही जो डिफरेंस होगा, और जो डिफरेंस है वही रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। डिफरेंस समझ गए ना, ये मान लीजिए उधर से एक फोर्स लग रही है और इधर से एक फोर्स लग रही है, तो जो डिफरेंस वाली फोर्स होगी उसी से आप मूव करेंगे। तो रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों है, उसमें 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। उसके बाद लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन के लॉज देखिएगा। पहला है, रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो जैसा हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में देखा था, बिल्कुल वैसा ही है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रोलिंग फ्रिक्शन को हम एफ आर बोल देंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, इसको बोल दिया हमने स्टेटमेंट नंबर 1। उसके बाद दूसरा देखिएगा, रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the radius of the rolling cylinder or wheel, radius of the rolling cylinder or wheel। ठीक है, तो इसका रेडियस जितना कम होगा, वो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना, मतलब वो रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा का मतलब क्या है, वो उसको ज़्यादा रोकने की कोशिश करेगा, और जितना रेडियस ज़्यादा होगा, यानी कि व्हील जितना बड़ा होगा, उतना ही मूवमेंट में आसानी होगी। ठीक है, इसी वजह से स्कूटर के कंपैरिजन में मोटर बाइक का माइलेज ज़्यादा अच्छा होता है ना। स्कूटर के कंपैरिजन में मोटर बाइक का माइलेज ज़्यादा अच्छा होता है। उसका रीज़न ये है कि स्कूटर का व्हील छोटा होता है। व्हील छोटा होता है तो इसका मतलब उसका रेडियस जो है वो रेडियस भी कम होगा, और जब रेडियस कम है तो उस पर रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा काम करता है। तो स्कूटर के पहिए भी जल्दी घिसते हैं बाइक के कंपैरिजन में, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पर ज़्यादा काम करता है। ठीक है, और जो बाइक है, बाइक के व्हील जो है वो ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े व्हील होते हैं तो उस पर रोलिंग फ्रिक्शन कम काम करेगा। इसीलिए जो मतलब जो माउंटेन पर जो लोग ज़्यादातर जो बाइक्स यूज़ करते हैं वो वही वाली बाइक यूज़ करते हैं जिनके व्हील बेस जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो, जिसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो चलाने में आसानी रहती है। ठीक है, वहाँ पर अब एक्टिवा वगैरह वो ज़्यादा काम नहीं करते। ठीक है ना, छोटे छोटे पहिए होते हैं उसके। चलिए जी, अब इस पर आ जाइए, कंबाइनिंग द टू लॉज वी गेट। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, फर्स्ट को और सेकंड को, एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर ऑन स्मॉल आर। समझ रहे हैं, कैपिटल आर इज नॉर्मल रिएक्शन, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द व्हील, जो भी व्हील है उसका रेडियस। अच्छा, फिर उसके बाद अभी क्या करना होता है कि भाई ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम इक्वालिटी साइन लगा देते हैं, तो फिर एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इंक्लूड करा जाता है। वो क्या हो गया, एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, वेयर म्यू आर इज द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। म्यू आर जो है इट इज कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ये कोफिशिएंट। ठीक, उसके बाद जो है ये दो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। इन दो न्यूमेरिकल्स में ये वर्क डन के बाद वाला है ना, सेकंड वाला, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अपन इंक्लाइंड प्लेन, इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दो डेरिवेशन करने के बाद फिर न्यूमेरिकल पर आते हैं। ठीक है ना, तो पहले ये दो डेरिवेशन आगे वाले करेंगे। ये जो है पेज नंबर 38 तो बिल्कुल नीचे, जब अगर रेत पर पहिया चलता है तो फिसल भी जाता है। वो फिसल इस वजह से जाता है क्योंकि जो रेत होता है ना, रेत के जो पार्टिकल्स हैं वो इंटेक्ट नहीं होते, चिपके हुए नहीं होते। रेत आपस में भी जो है फिसलता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो फिसलता इसी वजह से है कि पहली चीज़ तो ये है कि रेत पर जो पहिया है वो चलता नहीं है उतने अच्छे तरीके से, वो धंस जाता है। उसका रीज़न ये है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना सैंड के, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है काफ़ी। तो इस वजह से अगर रेत पर हम किसी भी व्हील को रखेंगे तो वो व्हील दब जाएगा। ठीक है,
ऐसा नहीं होगा, वो असल में दब जाता है उसमें। उसको आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। रेत का कॉन्सेप्ट अलग है, वहाँ पर ना प्रेशर का कॉन्सेप्ट काम करता है। ये प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, जैसे मान लीजिए हमने क्या करा कि एक खेत है, और ये खेत है। अच्छा, ट्रैक्टर के टायर इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं और इतने चौड़े चौड़े क्यों होते हैं ट्रैक्टर के टायर? क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना उसके लिए ईजी होगा। नहीं, इस फॉर्मूले से बता दो ना भाई, जो प्रेशर है और एरिया है ये दोनों ना एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप ये देखिएगा कि अगर हमें सेब काटना है किसी चाकू से, तो चाकू के दो पोर्शन, दो हिस्से होते हैं, दो साइड्स होती है। एक साइड तो थोड़ी ब्लंट होती है और एक साइड बहुत शार्प होती है। तो हम शार्प वाली साइड से काटते हैं, शार्प वाली साइड से अगर हम काटेंगे वो कट जाएगा दूसरी साइड से, लेकिन बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी आपको, बहुत ताकत लगाएंगे वो उतना स्मूथ कटेगा भी नहीं, ठीक है, लेकिन कट जाएगा। तो वो ताकत यानी कि प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लंट साइड है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा अगर है तो प्रेशर जो है वो प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है। यानी कि आप ताकत लगाए जाओगे प्रेशर उस पर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा, प्रेशर कम हो चुका है। वहीं मैं कहता हूँ कि चाकू को बिल्कुल शार्प कर रखा है, तो बहुत पतला सा एज है उसका, बहुत बारीक सा एज है, वो बहुत बारीक सा एज एप्पल के ऊपर रखा हुआ है। अब जब आप उसको दबाओगे तो बहुत ही आराम से वो कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होने से ऑलरेडी उसका प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आपको बहुत हल्का सा फोर्स लगाना पड़ेगा, हल्के से फोर्स से वो कट जाएगा। यही काम होता है खेतों में जो ट्रैक्टर यूज़ होता है। तो ट्रैक्टर में टायर पतला वाला क्यों लगाया, इतना चौड़ा चौड़ा टायर लगाने की ज़रूरत क्या है? उसका रीज़न सीधा सीधा यही है कि भाई वहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी बड़ी सॉफ्ट होती है, तो मिट्टी का क्या होता है कि मिट्टी में अगर हम पतले टायर वाला ट्रैक्टर यूज़ करेंगे तो क्या है, अच्छा आगे पतला टायर क्यों होता है? आगे पतला टायर इस वजह से होता है कि आगे पूरा उसका इंजन आगे ही रखा रहता है, तो उसके इंजन पर अगर इतना मोटा बड़ा टायर लगा देंगे तो वो चलेगा कैसे, ठीक है। तो इस वजह से आगे पतला टायर लगाया जाता है और पीछे हैवी टायर इस वजह से लगाते हैं कि वो इतना चौड़ा होता है टायर, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया, और जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, बहुत रिड्यूस हो गया, तो उस पर प्रेशर ही नहीं है। उस पर रोड पे चलेगा तो उसके टायर ज़्यादा घिसेंगे। रोड पर कहाँ चलाते हैं लोग, कम चलाते हैं ट्रैक्टर। ट्रैक्टर जनरली यूज़ ही कहाँ पर होता है, वो ट्रैक्टर होता ही खेतों में यूज़ है। तो जो रोड है और रोड पर इसी वजह से जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के व्हील्स जो है वो ढंग से काम नहीं करते। तो आपने कभी देखा होगा ट्रैक्टर को, क्या ट्रैक्टर चलता हुआ आ रहा है रोड पर, बड़ी तेज़ आवाज़ करता है, बहुत शोर मचाता है, लेकिन स्पीड नहीं होती। ट्रैक्टर की मैक्सिमम स्पीड 40, 50, 60, कभी भी देख लेना आप नॉर्मल अपना स्कूटर है, स्कूटर से ही आप ट्रैक्टर को आराम से ओवरटेक कर लो, तो उसकी स्पीड नहीं होती जितना वो शोर मचाता है। उसका रीज़न यही है कि उसको इतना ज़्यादा फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है क्योंकि उसका टायर इतना बड़ा है। तो जब टायर बड़ा है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो टच में आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, तो उसको सिर्फ रोलिंग फ्रिक्शन से नहीं लड़ना पड़ रहा, उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बार बार बहुत ज़्यादा टच कर रहा है ग्राउंड, इस वजह से, ठीक है। चलिए जी, अब मैं ना अगला टॉपिक इसमें करूँगा। 2 न्यूमेरिकल मैंने अभी छोड़े हैं, मुझे आगे जो ये डेरिवेशन है उनकी ज़रूरत पड़ेगी उसमें, तो वो मैं अभी करवाऊँगा, पहले ये कर लेते हैं। तो पेज नंबर 38 पर बिल्कुल नीचे लास्ट में दे रखा है टॉपिक, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको वर्क कितना करना पड़ता है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बस ये याद रखना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स निकाल लो और उसको डिस्प्लेसमेंट में मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन आ जाएगा। हाँ, कॉस थीटा आता है, वो अगले वाले में आएगा, जहाँ पर भी एंगल आएगा ना, तो एंगल के साथ में जब भी आएगा तो हम ये कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स होना चाहिए। तो फोर्स अगर इंक्लाइंड प्लेन में लग रहा है तो हम ये कहेंगे कि फोर्स तो ऐसे लग रहा है टेढ़ा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो हम कहेंगे ना फोर्स का वो वाला कॉम्पोनेंट बताओ जो डिस्प्लेसमेंट के अलाउ है। तो फिर वहाँ पर ये भी आ जाता है कि भाई कॉस थीटा है तो फिर ये डॉट प्रोडक्ट हो, भाई नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। खैर अभी देखते हैं, देखिएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में है, कंसिडर अ बॉडी ऑफ वेट mg रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस शोन इन फिगर, द वेट mg is balanced by the normal reaction r of the horizontal surface। अब देखिएगा
वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो इसमें सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। इसका जो वेट है, वेट किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर लगेगा ना, जहाँ वेट है सरफेस के बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। उसके बाद हमने ये कहा कि शुरुआत में ये रेस्ट कर रहा है ऐसे। तो हमने बोला कि इस पर एक फोर्स लगा दी यहाँ पर, उस फोर्स को हमने ले लिया P। तो जब हम फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं तो ये मूव कर रहा है, तो उल्टी डायरेक्शन में जो चीज़ काम कर रही है दैट इज Fk यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा अभी रेस्ट में है ना, अभी तो रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो तब तो ये चीज़ जो है mg जो है वेट जो इसका है उसको तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। और जब मैंने फोर्स लगा दी P, मैंने फोर्स लगा दी तो उस पर फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। उसके बाद अब ये कहेंगे सपोज अ फोर्स P इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली सो दैट द बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, लेट Fk बी द काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी ने स्लाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, वर्क डन। अब इसका निकालेंगे तो हमने ये कहा कि भाई यहाँ पर था ये ऑब्जेक्ट और ये थोड़ी ये बात हमने देखा कि ये खिसक यहाँ आ गया। फोर्स इज P, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि इसके वेट को यानी कि mg को बैलेंस कर रहा है। और ये Fk है अपोजिट डायरेक्शन। ये S हो गया। S क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन मूविंग द बॉडी थ्रू डिस्टेंस S विल बी। तो वर्क डन जब हम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, W इज इक्वल टू Fk मल्टीप्लाइड बाई S। ठीक है, अच्छा जो Fk है वो हम देख चुके हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर तुमने रोलिंग फ्रिक्शन देखा था। तो जिस तरीके से रोलिंग फ्रिक्शन था उसी तरीके से ये है कि ये जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन था Fk, ये क्या था, μk इंटू आर, ये इसके इक्वल था। Fk इज इक्वल टू μk इंटू आर, देयरफॉर W इज इक्वल टू μk इंटू आर इंटू S। अब ये जो R है ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ, ऐसा मैं इस वजह से कह सकता हूँ कि ये जो mg है इसको इस R ने बैलेंस कर रखा है, नहीं तो ये पाताल में चला जाता नीचे। ठीक है, या उल्टा कह दो कि ये जो R है इसको इस mg ने रोक रखा है, नहीं तो ये हवा में चला जाता। तो इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, मतलब mg और R दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने ये कहा कि R की जगह आप mg लिख देंगे, W इज इक्वल टू μk इंटू mg इंटू S। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। W इज इक्वल टू μk इंटू mgs। अब इसी तरीके से अगला देखिएगा, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें देखिएगा कि अब मेरे को एक बॉडी को एक प्लेन के ऊपर, मतलब इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर ऊपर चढ़ाना है उस बॉडी को। ठीक है, दूसरा टॉपिक करेंगे कि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो डाउन वाला भी देखेंगे, पहले अप वाला देख रहे हैं। Done. In moving the body up an inclined plane, चलिए जी, अब ये इंक्लाइंड सरफेस है,
इस इंक्लाइंड सरफेस पर ऐसे एक बॉक्स रखा हुआ है और कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका जो वेट है वो बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। ऐसे नहीं होगा कि वो इस तरीके से एक्ट करेगा, है ना, वो ऐसे एक्ट करेगा। तो mg तो इस तरीके से एक्ट करेगा, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन r वो ऐसे एक्ट करेगा। अब हमने ये कहा कि हम एक बॉडी को अप एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ बॉडी को, यानी कि हमने फोर्स जो है ऐसे लगा रखी है, पी हम फोर्स को बोल रहे हैं, तो हमने जो पी है ये ऐसे लगा रखा है। अब ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन इस सरफेस पर परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो इनके बीच में भी एंगल थीटा। तो ये mg है, तो इसके अलॉन्ग वाला कंपोनेंट दिस इज mg cos थीटा, और इसके mg cos थीटा के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इज mg sin थीटा। ये कंपोनेंट सभी को समझ में आ गया, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। और उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर mg sin थीटा तो इस तरफ एक्ट कर ही रहा है, लेकिन जब हम इस बॉडी को ऐसे घिसते हुए स्लाइड करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है F के वो भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। फ्रिक्शन फोर्स तो अपोजिंग फोर्स होता है ना, तो वो भी एक्ट करेगा, तो F के भी यहीं पर हमने दिखा दिया। अब देखिएगा, सपोज अ बॉडी ऑफ वेट mg इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड थीटा विद द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एंगल जो है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की थीटा है। उसके बाद a force P is applied on the body so that it just begins to slide up the inclined plane। तो हम ये जानते हैं कि ये ऐसे ऊपर या इस पर सरफेस पर नीचे कहीं मूव नहीं कर रहा है, यानी कि r mg cos थीटा के एक्जैक्टली इक्वल है, बैलेंस कर रखा है दोनों ने एक दूसरे को। तो r और mg cos थीटा, भाई यहाँ पर देखें ना, सरफेस के परपेंडिकुलर r है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ mg cos थीटा, तो r इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, r इज इक्वल टू mg cos थीटा। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो P है, ये जो P है ये किसके इक्वल है, mg sin थीटा और fk के इक्वल है, mg sin थीटा प्लस fk के। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं दिखा रहे हैं हम कि बहुत तेज़ी से मूव करता जा रहा है। मैंने अभी ये कहा कि इट जस्ट स्टार्टेड टू स्लाइड अप एन इंक्लाइंड प्लेन, बस जस्ट इसने स्टार्ट करा है स्लाइड करना। तो हम ये कहेंगे कि ये इधर अपवर्ड फोर्स देखिए क्या P, और डाउनवर्ड कौन सी एक्ट कर रही है, mg sin थीटा और fk। ठीक है, तो P इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस fk। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम ये कहेंगे कि fk की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, बट fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। fk की वैल्यू क्या थी, म्यू के इंटू आर। म्यू के इंटू आर, एंड फ्रॉम equation 1 E is equal to mg sin theta plus म्यू के, और r की जगह क्या आ गया, mg cos थीटा। mg cos थीटा। अब यहाँ पर क्या करिए, mg को ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में क्या है, sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। So work done in pulling the body through distance capital S up an inclined plane is। अब हमें क्या करना है कि ये तो हमारे पास फोर्स आ गया P, ठीक है, तो इसमें हमने फ्रिक्शन वाला जो है फ्रिक्शन का कंपोनेंट इंक्लूड करके हमने P निकाल लिया। अच्छा, अब हमने ये कहा कि अगर वो बॉडी एक डिस्टेंस मूव कर जाए, S डिस्प्लेसमेंट हो जाए उसका, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, P इंटू एस, P इंटू एस। तो वही कर रखा है यहाँ पर, mg sin थीटा, mg ब्रैकेट में
2k cos theta into s। तो ये हमारा हो गया वर्क डन। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। अब हम एक बॉडी को डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन मूव करवा रहे हैं। ये अप एंड इंक्लाइंड प्लेन में वर्क डन इतना हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वर्क डन इतना हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, सभी को क्लियर है यहाँ तक? आर्या, आदित्य, अक्षय, दिव्यांका, बताइए क्लियर है? बताओ भाई, आर्या आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए ठीक। अब अगला देखते हैं वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ। चलिए जी, अगला देखेंगे वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। अब क्या करना है, डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन वाला देखेंगे केस। तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, अपोजिट। Work done in moving a body down an inclined plane.
वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। तो डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन वाला जो है इस वाले केस में जरा देखिएगा कैसे करना है। डायग्राम बिल्कुल यही सेम बनेगा, बस जो फोर्स है अब वो फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगी, जो पी फोर्स हमने ऊपर की तरफ लगाई थी अब उसको नीचे की तरफ लगा देंगे। mg तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है यहाँ पर mg, और ये एंगल जो है ये हो गया थीटा, और फिर वही है कि नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से r यहाँ पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और इस पर परपेंडिकुलर ये है, इन दोनों लाइंस के बीच में थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा है। तो साथ वाला जो कंपोनेंट है ये हो गया mg cos थीटा, बिल्कुल सेम जैसा यहाँ पर करा था। अंतर क्या है कि इस बार जो है हमारा फोर्स P वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक तो फोर्स P हमने नीचे की तरफ लगाया, दूसरा जो mg sin थीटा है, mg sin थीटा भी इसी तरफ एक्ट कर रहा है, ऐसे ही नीचे की तरफ mg sin थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, तो F की फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो suppose a body of weight mg is placed on an inclined plane. Suppose the angle of inclination theta be less than the angle of repose. Angle of inclination theta जो है ये angle of friction से कम होना चाहिए। Angle of friction से कम होने का मतलब ये है कि उतना होना चाहिए कि ये रुका रहे, अगर इस पर फोर्स ना लगाएं तो ये रुका रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये एंगल, अच्छा एंगल ऑफ रिपोज जो था वो एंगल ऑफ रिपोज क्या काम करेगा, हमने जैसे मान लीजिए ऐसे नॉर्मल सरफेस पर रखा हुआ है, किसी भी ब्लॉक को ऐसे रखा हुआ है और उसको थोड़ा सा ऐसा उठाया तो हमने देखा ब्लॉक नहीं खिसका, थोड़ा सा ऐसा उठाया तो ब्लॉक नहीं खिसका, थोड़ा और उठा दिया तो ब्लॉक ने हल्का सा ना मूवमेंट शो करा, तो हमने जरा सा 0.1 डिग्री कम कर दिया तो अब वो नहीं खिसक रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ जब तक वो नहीं खिसक रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। अब आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपने उसको और ज़्यादा कर दिया, अरे तो उस पर फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही गिर जाएगा नीचे, है ना। वो जो वेट है उसका वेट ही उसको नीचे गिरा देगा। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़ ये बोली गई है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दैट शुड बी लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन जो होता है, इंक्लाइंड प्लेन पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन को ही एंगल ऑफ रिपोज बोल देते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज कोई अलग कहानी नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद हमारे पास है द फोर्स P इज अप्लाइड टू जस्ट स्लाइड द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो फोर्स P इतना लगाया गया कि वो हल्का सा बस मूवमेंट करना शुरू कर दे, स्लाइडिंग जरा सी शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उसी की तरह पहले वाले केस की तरह ही हमारा जो R है वो mg cos थीटा के लिए इक्वल हो जाएगा। R इज इक्वल टू mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम कहेंगे कि नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, एक तो P और एक mg sin थीटा। ठीक है, और इसको रोक कौन रहा है, F के। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि इसने जस्ट स्लाइड करना शुरू करा। तो P प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू F के। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे तो mg sin थीटा उधर चला जाएगा। P इज इक्वल टू F के माइनस mg sin थीटा, ये हो गया एफ के माइनस mg sin थीटा। ठीक, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। फिर वही है कि यहाँ पर एफ के की वैल्यू डालेंगे तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर सिंस एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, और आर क्या है mg cos थीटा, mg cos थीटा फ्रॉम equation 1. So equation 2 becomes, equation 2 क्या बन जाएगी फिर हमारी कि P इज इक्वल टू, अब F के की जगह ये पूरी वैल्यू डाल देंगे म्यू के mg cos थीटा, म्यू के mg cos थीटा माइनस
एम जी साइन थीटा, ये हो गया म्यू के एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। अब क्या करा, इधर भी एम जी इधर भी एम जी कॉमन ले लो जैसे पहले करो। म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये पी की वैल्यू आ गई। वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वर्क डन W इज इक्वल टू 3 इंटू एस, एम जी इंटू म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस। ये तीनों डेरिवेशन हैं छोटी छोटी सी, समझ में अभी आ गई है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है तो लर्न कर लेना है तीनों को ही ना, तीनों में से कोई सी भी चीज़ पूछी जा सकती है। अब देखिएगा उसके बाद पेज नंबर 41 पर आएंगे, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन। तो अब हमको क्या करना है कि स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन, यानी कि कोई एक बॉडी जो है वो स्लाइड डाउन कर रही है इंक्लाइन प्लेन, इसी इंक्लाइन प्लेन पर। मतलब अब मैंने क्या करा कि यहाँ पर हमने क्या करा था, एक कंडीशन को ध्यान रखा था कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम रखा था। इस बार उस बंदिश को तोड़ देंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को रिपोज से ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब वो अपने ही वेट की वजह से नीचे खिसकना शुरू हो जाएगा ब्लॉक, समझ रहे हैं। ब्लॉक अपने ही वेट की वजह से नीचे खिसकना शुरू हो जाएगा। जब वो नीचे खिसकेगा तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे आ रही है, आप ऐसे ही सोचो कि आप अपनी साइकिल लेकर किसी पहाड़ पर हो ऊपर और आप वहाँ से नीचे आते हो, यानी ढलान वाला एरिया आप नीचे आते हो, तो आप क्या करोगे, आप उस पर कोई पैडल थोड़ी मारोगे। आप तो उधर देहरादून वगैरह की साइड तो यही फन है ना कि बाइक लेकर पहले ऊपर चले जाते हैं, फिर उसके बाद अब इंजन ऑफ करके अब नीचे आना है, बस ये शोर मचाते हुए आएंगे साथ, उसमें मज़ा आता है। तो वही काम करना है। तो जब हम देखते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देहरादून में यही एक काम है शाम के टाइम में, जो बच्चे जैसे यहाँ पर ऐसे ही एक दूसरे के साथ कोई रेस लगाना शुरू कर दे या कोई और गेम खेलने लगे, तो ये भी एक गेम है वहाँ पर, ठीक है। तो बीच में सड़कें ख़राब हो गई थी तो फिर ये गेम थोड़ा खतरनाक हो गया था, तो सरकार ने भी बैन लगा दिया था इस पर। फिर सड़कें वगैरह ठीक हो गई हैं, थोड़ी चौड़ी हो गई हैं, तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो ऐसे ही करते हैं कि ऊपर चले गए हाइट पर, और हाइट पर के हमने इंजन ऑफ करके अब देखते हैं किसका स्कूटर तेज़ी से आएगा नीचे या किसकी साइकिल तेज़ी से आएगी नीचे। तो वही, तो वो जो तेज़ी से नीचे आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो अपने वजन की वजह से उसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है, और स्पीड का बढ़ने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। तो अब देखिएगा मेरे को वही एक्सेलरेशन निकालना है। तो कंसिडर अ बॉडी ऑफ वेट mg प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो हमारे पास कोई एक बॉडी है, उसको इंक्लाइंड प्लेन पर, मतलब ऊंचाई पर थोड़ा सा रख दिया गया है। Acceleration of a body sliding down an inclined plane एंगल थीटा और एफ की जो है वो ऊपर की तरफ काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो धीरे धीरे क्या होगा, कोई भी चीज़ जो स्लाइड करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी, इसीलिए एक्सेलरेशन होगा उसमें। तो वो हमने ए मेंशन कर दिया है। तो अब हमने कहा सपोज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज। तो अब एंगल ऑफ रिपोज, फ्रिक्शन वाला जो एंगल है जो रोकता है किसी भी बॉडी को ऐसे खिसकने से रोकता है, तो उससे बड़ा कर दिया हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, यानी कि अब उसको हमने खुली छूट दे दी कि भाई एक तो फिसल, ठीक है।
अच्छा, तो लेट ए बी द एक्सेलरेशन विद विच द बॉडी स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं आर और एम जी कॉस थीटा ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद है इफ एफ के इज द काइनेटिक फ्रिक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग डाउन द प्लेन। तो जो नेट फोर्स है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है नेट फोर्स एक्टिंग डाउन द प्लेन कैपिटल एफ, वो क्या होगी एम जी साइन थीटा को इसको एफ के को ओवरकम करते हुए नीचे आना पड़ेगा। तो इस पर जो नेट फोर्स काम कर रही है दैट इज एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली इक्वल क्यों करा था, क्योंकि हम फोर्स उतना लगा रहे थे जितने पर जस्ट वो स्लाइड करना शुरू करें। यहाँ पर तो फ्री मोशन है, यहाँ पर तो छोड़ दिया उसको कि भाई तू जा अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब जब उसको छोड़ दिया है हमने फ्री, जब उसको फ्री छोड़ दिया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वो वाला केस लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वही जो मैं आपको कई बार एग्जांपल दिया कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उधर से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ 8 न्यूटन का, तो वो इफेक्टिवली कैसे जाएगा 8 माइनस 5। तो इसका मतलब इधर से फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, इधर फोर्स लग रहा है एफ के, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। तो ये इफेक्टिव फोर्स है, इफेक्टिवली इस फोर्स से वो आगे जा रहा है, समझ गए, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो एफ है, ये जो एफ है ये नीचे आने वाला फोर्स है, तो उसको क्या बोलेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू, हमें एक चीज़ तो ये हो गई, और जब इस एफ के की बात करते हैं तो एफ के क्या होगा यू के इंटू आर, ठीक है। और आर क्या है एम जी कॉस थीटा, एफ के क्या हो गया म्यू के एम जी कॉस थीटा, म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो अब क्या करना है, अब ये दोनों वैल्यू एफ के की वैल्यू और कैपिटल एफ की वैल्यू, कैपिटल एफ और एफ के दोनों वैल्यू इसमें डाल दीजिए। कैपिटल एफ की जगह क्या आ जाएगा एम ई इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ के की जगह म्यू के एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मैं एम जी कॉमन ले लेता हूँ, एम ए इज इक्वल टू एम जी ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, इधर एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो ए इज इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ये होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया एक्सेलरेशन। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो एक क्वेश्चन भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकल पूछा जाता है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, ठीक है। नेसेसरी एविल का मतलब क्या है कि ये एविल मतलब ये एक राक्षस भी है और नेसेसरी मतलब ये एक ज़रूरत भी है, ठीक है। तो अगला सुनिएगा, तो वो पूछा जाएगा कि भाई इसका आप डिसएडवांटेजेस मतलब ये एविल है और एडवांटेजेस मतलब ये नेसेसरी है, तो वो आपको दोनों चीज़ें बतानी होंगी। तो देखिएगा इसमें क्या है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसिटी यानी कि एडवांटेजेस, इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट दैट वी आर एबल टू वॉक। तो ये फ्रिक्शन का एडवांटेज है, फ्रिक्शन ना होता तो हम चल ना पाते। तो पहली चीज़ क्या हो गई कि हम चल पाते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो ये उसका एडवांटेज होगा। दूसरा, द ब्रेक्स ऑफ अ व्हीकल कैन नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ही ना होता तो ब्रेक कैसे काम करते, तो फिसल जाता है ना। ब्रेक पैड जो है वो जब टायर के रिम को छूता तो वो तो फिसल जाता, काम ही ना करता। तो इसलिए ब्रेक्स जो हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही काम करते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट्स हुआ करते हैं। थर्ड, वेरियस पार्ट्स ऑफ अ मशीन आर एबल टू रोटेट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली। तो जो पुली होती है, पुली के ऊपर बेल्ट चिपकती है, तो वो चिपकती है, कोई फेविकोल थोड़ी लगाया उस पर, अगर चिपक गई तो फिर वो जब मूव करेगी तो अगला पोर्शन नहीं आ पाएगा उसके ऊपर। तो वो जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन ही उसको चिपका कर रखता है उसके ऊपर। फिर बेल्ट का एक हिस्सा घूमा, वो आगे गया, फिर दूसरा हिस्सा आकर लग गया उसके साथ, फिर अगला हिस्सा आकर लग गया, तो वो तभी मूव कर पाता है क्योंकि फ्रिक्शन है, नहीं तो वो भी मूव नहीं करेगा। द टायर्स ऑफ अ व्हीकल आर मेड रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है। तो टायर्स जो हैं उनको भी रफ़ क्यों बनाया जाता है, रफ़ का मतलब समझ रहे हैं, जैसे टायर होता है तो टायर ऐसा थोड़ी होता है कि रबड़ का टायर है बस ऐसे ही, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाए रखते हैं ना, तो वो इसीलिए बनाए रखते हैं कि वो थोड़ा सा एक, और वो भी डिज़ाइन भी जो है एक प्रॉपर उसमें होती है, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कहीं से थोड़ा मोटा बन गया, कहीं से थोड़ा सा डिज़ाइन पतला बन गया, तो फिर तो वो टायर ही कूद कर चलेगा, गाड़ी कूदती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है
कि उसको एक इवन डिज़ाइन बनाया जाता है ताकि उसका फ्रिक्शन बढ़ाया जा सके उसके और रोड के बीच में, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ है नेल्स एंड स्क्रूज जॉइन वेरियस वुडन पार्ट्स ड्यू टू फ्रिक्शन। नेल्स, कील हो गई और जो स्क्रूज हो गए वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही अलग अलग वुडन पार्ट्स को जॉइन कर पाते हैं, तो नहीं कर पाएंगे, जो फिसलते ही रहेंगे। सिक्स्थ, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इट विल नॉट बी पॉसिबल टू राइट ऑन अ पेपर विद अ पेन और पेंसिल। हमारा पेन उस पर रुकेगा ही नहीं। हम जब लिखते हैं तो हमको थोड़ी तो फोर्स लगानी पड़ती है, वो जो फोर्स है वो क्यों लगानी पड़ती है, क्योंकि जो सरफेस है वो अपोज कर रही है हमारे मोशन का। हम लिखना चाह रहे हैं, हम आगे मूव कराना चाह रहे हैं पेन को, लेकिन वो फोर्स जो है वो अपोज कर रही है, तो तभी हम लिख पा रहे हैं। अगर वो फोर्स अपोज ही ना करे तो हम लिखेंगे तो पेन ही नहीं टिकेगा, उस पर फिसलता ही जाएगा। तो ये तो एडवांटेजेस हो गए। अब फ्रिक्शन इज एन एबल, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस तो पहला है वियर एंड टीयर ऑफ द मशीनरी इज ड्यू टू फ्रिक्शन। टायर चलता है तो टायर समय के साथ घिस जाता है, हम ये कहते हैं कि यार ये टायर घिस गया, अब एक नया खर्चा आ गया, टायर बदलवाना पड़ेगा गाड़ी का। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक एबल है, ये एक डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। फिर वियर एंड टीयर यानी कि मशीन के पार्ट्स घिसते हैं, है ना, व्हीकल के टायर्स घिसते हैं वो। सेकेंड है अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन एंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन डिक्रीजेस कंसिडरेबली। अगेन एक लार्ज अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द मशीन वो डिक्रीज होती है, एक पावर है जो वेस्ट होती है। हम कह रहे हैं कि अगर रोड है वो फ्रिक्शन लगा रही है पीछे 2 न्यूटन का या 3 न्यूटन का, अगर वो फ्रिक्शन लगा रही है तो जो व्हीकल आगे चल रहा है वो मान लीजिए 50 न्यूटन से चल रहा है, तो 2 न्यूटन तो वेस्ट हो रहा है ना उसको ओवरकम करने में, ठीक है। तो एक ये डिसएडवांटेज हो गया। और तीसरा है एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन प्रोड्यूसेस इनफ हीट एंड कॉजेज डैमेज टू द मशीनरी। अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है रोटेटिंग पार्ट्स के बीच में तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और मशीनरी जो है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो बस ये इतना ही है। इसके बाद जो फ्रिक्शन के मैंने 2 न्यूमेरिकल्स छोड़े थे वो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, 2 या 3 क्लास का बचा हुआ, ज़्यादा नहीं है ना, जल्दी होने वाला है।